सो हे गाइस व्हाट्सअप, इट्स अ होस्ट टेलीकॉम डॉक्स। और आज के में बात करेंगे आईएमसी 2024 के बारे में। आईएमसी अगर आपको नहीं पता, इसका मतलब होता है इंडिया मोबाइल कांग्रेस। इसमें इंडियन टेलीकॉम कंपनीज जो हैं वो अपने प्रोडक्ट्स और चीज़ों को शोकेस करती है। बड़े बड़े टेलीकॉम प्लेयर से लेके छोटे छोटे स्टार्टअप्स वगैरह, इसमें बड़े बड़े लोग आते हैं टेलीकॉम सेक्टर से, टेलकोस के मालिक वगैरह जो भी हैं। इसी के साथ साथ हमारे गवर्नमेंट से हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, इसी के साथ साथ टेलीकॉम मिनिस्टर और बहुत सारे लोग। इसी के साथ ही इंटरनेशनल लोग काफ़ी सारे आते हैं टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े, टेक सेक्टर से जुड़े। जैसे सीईएस वगैरह होता है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो, उसी तरह का मान लो, लेकिन मेनली टेलीकॉम सेक्टर के लिए, और ये इंडिया में बेस्ड है। ओके। एंड इस बार का जो है आईएमसी स्पेशल इसलिए था क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल लोग आए थे WTSA से। WTSA आपको नहीं पता इसका मतलब क्या होता है, तो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली। ये एक ऐसी बैठक समझ लो कि दुनिया में अलग अलग जगहों पे रखी जाती है। ये स्पेशल इसलिए थी इस बार की आईएमसी क्योंकि इस बार इसे पहली बार इंडिया में रखा गया था। तो मतलब एक तरह से आईटीयू की ही एक बॉडी है असेंबली की। इसमें क्या होता है, आईटीयू का मतलब बताता हूँ, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन। ठीक है, ये एक स्टैंडर्डाइजेशन का सेक्टर है। इसको ये समझ लो, दुनिया भर में बहुत सारे देशों ने मिलकर एक बॉडी बनाई है जो कि डिसाइड करती है एक फिक्स टेक्नोलॉजी को। जैसे 6G आ रहा है ना, एक स्टैंडर्ड बना देंगे वो लोग उसका। इंडिया में भी यही यूज़ होगा, दूसरे देशों में भी यही यूज़ होगा, ताकि ऐसा ना हो कि हर देश का कुछ अलग अलग ही बन जाए। ठीक है, ये समझ लो, मतलब बिल्कुल सैटेलाइट से लेके टेलकोस का स्पेक्ट्रम, इसी के साथ साथ ब्रॉडबैंड, सब कुछ को एक स्टैंडर्ड बना के रेगुलेट करने वाले यही लोग हैं। वरना हर देश अपने हिसाब से कुछ भी बना सकता है। देखो, सिंपल भाषा में मैंने बता दिया, कोई होगा तो वीडियो बना दूंगा। ओके। और ये पहली बार था इंडिया में, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। आईएमसी में काफ़ी स्पेशल चीज़ हो गई। तो चलो, आज के वीडियो में मेन चीज़ें ये बताऊंगा। टोटल अपने 4 टेलकोस हैं, उनमें मेन टेलकोस ने क्या क्या चीज़ें बताई। ठीक है, क्या मेरे अपने ओपिनियंस हैं उन चीज़ों के बारे में, वो बताऊंगा। शुरू कर लेते हैं सबसे पहले हमारे चहीते BSNL से। और हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य SC इंडिया सर ने शुरुआत करी थी। ठीक है, मतलब उन्होंने ही बिल्कुल स्टार्ट करा इसका। एंड BSNL के बारे में जो अपडेट्स दिए उन्होंने, कल यानी कि 14 तारीख को अपडेट था, 38,300 4G टावर्स लाइव हो चुके हैं। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा 4G सैचुरेशन, मतलब पूरे इंडिया में 1 लाख टावर्स लगाने का जो प्रोजेक्ट था ना BSNL का, वो 2025 के मिड में कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि जून के आसपास। और कल उन्होंने ये कहा था कि अप्रैल मई के बीच हो जाएगा, तो जून 2025 तक ये मान सकते हैं BSNL का 4G कंप्लीटली आ जाएगा। इसी के साथ ही BSNL 5G लॉन्च करना शुरू कर देगा, रोल आउट शुरू कर देगा जून 2025 से। तो ये भी मेरे एक्सपेक्टेड डेटा ऐसा हो जाता है तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसी के साथ साथ उन्होंने बात करी फास्टेस्ट रोल आउट, जिसमें 4.5 लाख BTS का मतलब टावर्स नहीं होता, मतलब एक सेक्टर होता है ना, मतलब एंटीना समझ लो एक, और एक टावर पे 3 एंटीना लगते हैं 120 डिग्री के। तो 4,50,000 एंटीनाज लग चुके हैं 21 महीनों के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को एक चीज़ समझ नहीं है, उन्होंने कोई भी BSNL का मेंशन नहीं किया उन्होंने, कि मतलब क्या कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, टावर जितने लगाए हो तो कल बात करी थी उन्होंने, आईएमसी में नहीं करी थी। तो शायद क्योंकि BSNL बिल्कुल टारगेट्स पूरे नहीं कर पा रहा, ऐसी कोई प्रोग्रेस करी नहीं है BSNL ने, इसलिए ऐसा नहीं कर पाया वो लोग। अब चलो कोई बात नहीं। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा इंडिया ने दुनिया को फॉलो किया 4G में, दुनिया के साथ चला 5G में, और दुनिया को लीड करेगा 6G में। और 10% जो पेटेंट्स होंगे ना 6G के, वो इंडिया में बनेंगे। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव रखा है, मैं फुली सपोर्ट करता हूँ। 10% की उससे ज़्यादा भी होने चाहिए। बट हाँ, ऐसा ना हो कि इंडियन टेलकोस की तरह हाइप के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें रह जाए, उसके बारे में आगे बात करेंगे। ओके, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं VI से, क्योंकि इनका क्विकेस्ट था। उनके आदित्य बिरला ग्रुप से आए थे कुमार मंगलम बिरला सर। ठीक है, और हाँ, ये मैं तीनों का मेंशन कर देता हूँ। हमारे जो टेलीकॉम मिनिस्टर सर हैं, उन्होंने सारी स्पीच खुद से दी थी। VI में KM बिरला सर ने पेपर था उनके हाथ में, तो वो पेपर लेके आए थे, उसमें से पढ़ रहे थे। ठीक है, जैसे मैं भी नोट्स बना रखे हैं फ़ोन में, तो इस तरह से। एंड सबसे पहले उन्होंने कहा गवर्नमेंट के साथ VI काम कर रही है और रेगुलेटरी बॉडीज़ के साथ काम कर रही है, जिससे स्पैम और फ्रॉड को टैकल कर सकें। इसी के साथ साथ यूज़र्स को वो एडुकेट करेंगे, मतलब उनको बताएंगे किस तरह से स्पैम से सावधान रहना है और बच के रहना है। ठीक है, इसके बाद 18,000 करोड़ के FPO के बारे में बात करी, जिसका हम सबको अभी तक पता चल ही चुका है। ठीक है, उन्होंने अनाउंसमेंट पहले ही कर दी थी वैसे। केपेक्स का रोल आउट जो डिटेल्स है वो तो आ चुकी थी, और उन्होंने बस ये बताया $3.6 बिलियन का जो है टोटल इन्वेस्टमेंट है, जो कि नोकिया, एरिक्सन और सैमसंग के साथ कंप्लीट हुए। इसमें 4G का एक्सपेंशन होगा, इसी के साथ साथ 5G का डिप्लॉयमेंट होगा। ओके, और हाँ, स्पेसिफिक कोई 5G की बात तो करी नहीं, बस ये कहा कि वोडाफोन आइडिया 5G में पार्टिसिपेट जल्दी करेगा। ठीक है, और इसी से उन्होंने कंक्लूड कर दिया। अब हाँ, यहाँ पे मेरा ओपिनियन ये है कि वोडाफोन आइडिया बहुत ज़्यादा पीछे रह चुका है जियो और एयरटेल के, तो जल्दी से उन्हें 4G एक्सपेंड करना पड़ेगा, 5G लॉन्च करना पड़ेगा, क्योंकि अब सारी चीज़ें डील्स फाइनल हो गई, फंडिंग सिक्योर हो गई, बस एग्जीक्यूशन चल रहा है। तो आई फील इस साल के एंड से हमें 5G का डिप्लॉयमेंट शुरू होता हुआ दिख जाएगा VI की तरफ से।
कुछ छोटे क्लस्टर्स में जहाँ पे डिमांड ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास जियो। जियो से आए थे हमारे आकाश अंबानी सर, और उन्होंने मेरे हिसाब से जो है लग रहा था स्क्रिप्ट पढ़ी थी टेलीप्रॉम्प्टर से, क्योंकि वो इस तरह के फेशियल एक्सप्रेशंस बन के पढ़ रहे थे चीज़ों को, और अजीब सा थोड़ा एक्सप्रेशन था रीडिंग का भी, तो उस हिसाब से मेरे को लगा। एंड आई फील कुछ थोड़ा चेंज होना चाहिए था, क्योंकि पिछले वाले IMCs में भी कुछ इसी तरह का लग रहा था। मैंने उस वीडियो में बात करी थी। चलो ठीक है, सबसे पहले उन्होंने बात करी इंडिजिनस आत्मनिर्भर 5G 6G की। ये मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा इस बार वाले की, शुरू से जियो का जो एक ही रहता है पॉइंट, ये चीज़ रहता है। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, शुरुआत से ये आत्मनिर्भर की बात करी 4G 5G में, अब 6G की भी कर रहे थे, तो यार ये जो इक्विपमेंट वगैरह सारी चीज़ें तो नोकिया, एरिक्सन, इन सब से सोर्स करते हो आप लोग, है ना। इसके बाद आत्मनिर्भर की बात करते हो, इंडिजिनस डेवलप टेक्नोलॉजी से हुआ है, ठीक है। कोर वोर की बात अलग है, लेकिन सारा ट्रांजिट नेटवर्क, ऑप्टिकल नेटवर्क, जो भी आपका बैकबोन कनेक्ट कर रहा है, वो तो सारे फॉरेन वेंडर्स कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। असेंबल कर रहे हैं उनकी यूनिट्स को इंडिया में, लेकिन सब कुछ तो फॉरेन है। टेक्नोलॉजी वगैरह 5G तक भी उन्होंने वही किया, लेकिन शुरू से कहीं भी इनकी PR स्टेटमेंट खोल के देख लो, ठीक है। स्पेशली मैं जियो को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एयरटेल और वोडाफोन आइडिया इस तरह की बात करते नहीं, उनको भी पता है ना, लेकिन एयरटेल में थोड़ी करी, उसके बारे में आगे बात करूँगा। लेकिन यार जियो कुछ ज़्यादा ही कि आत्मनिर्भर ही सब कुछ किया है। अरे यार आत्मनिर्भर है तो सारी मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में होनी चाहिए, इसी के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी इंडिया की होनी चाहिए, लेकिन फॉरेन वेंडर सारा काम कर रहे हैं, नोकिया, एरिक्सन, सैमसंग वगैरह। ये क्रेडिट नहीं लेना चाहिए, ये मेरे हिसाब से थोड़ा गड़बड़ है। और आई थिंक गवर्नमेंट को भी थोड़ा देखना चाहिए कि यार स्टेटमेंट्स में क्या कह रही है कंपनी, डायरेक्ट फ्लो में नहीं जाना चाहिए। ओके, एंड उन्होंने 2 चीज़ें सजेस्ट करी मोदी जी को। सबसे पहले तो AI को एम्ब्रेस करना चाहिए, जो भी स्ट्रेटेजी है गवर्नमेंट की, ये काफ़ी सही चीज़ लगी। लेकिन अभी क्योंकि बहुत सारी कंपनीज AI की हाइप में जा रही है, यूजलेस चीज़ों में भी, अब वो टेलीकॉम डॉक्स का टॉपिक नहीं है इसलिए ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन मेरा अपना ओपिनियन ये है कि हाँ, चीज़ों में करना चाहिए गवर्नमेंट को फोकस इस चीज़ में, लेकिन हाइप में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि AI भी एक तरह से बबल है, अभी पीक पे जाएगा कुछ टाइम में, उसके बाद ये भी बर्स्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो का पार्ट क्लिप करके मैं उस टाइम डाल दूंगा। ओके, सेकंड चीज़ उन्होंने बोली कि 2020 का ड्राफ्ट जो था ना डेटा सेंटर पॉलिसी का, जो अपडेट करने का काम था, उसको जल्दी किया जाए। उसमें बस यही था कि इंडियन डेटा जो है ना, वो डेटा सेंटर्स में, जो सर्वर्स में स्टोर होता है इंडियन यूज़र्स का डेटा, वो इंडिया में रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, और AI वगैरह जो भी सारी चीज़ें हैं उसी में ट्रेन होनी चाहिए। तो देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट तो मैं काफ़ी सपोर्टिव हूँ, 100% क्या 500% कहता हूँ। इंडिया का डेटा इंडिया डेटा सेंटर्स में इंडिया में ही रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। ये गवर्नमेंट को जल्दी से जो भी ड्राफ्ट दिया था अपडेशन का, उसको कंप्लीट करना चाहिए। सेकेंडली, ये जो AI में ट्रेनिंग वाला डेटा है ना, जियो ने ये भी कहा कि बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करेगा वो AI में, इसी के साथ साथ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा ताकि उस AI की यूज़ कर सके बाकी सारी कंपनीज़ और लोग भी मोनेटाइज करके। लेकिन मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई कि चलो ठीक है, सारा डेटा इंडिया में रह जाएगा, लेकिन जियो अगर उस डेटा को स्क्रैप करके अपने मॉडल्स वगैरह उसमें ट्रेन करेगा, तो क्या बेनिफिशियल है इंडिया के लिए? लेट्स, ये तो देखना होगा। बट हाँ, लोग कह सकते हैं जियो इंडिया की कंपनी है तो जियो कर सकता है, तो अच्छी बात है। ऐसा है तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यार ये जिस तरह से उन्होंने फेस किया ना कि जियो ही इसमें करेगा, तो चलो ठीक है, अब इसमें कोई भी कुछ भी बना सकता है। AI इस चैनल का टॉपिक नहीं है, दूसरे चैनल का टॉपिक है, उसमें बात करूँगा इसकी। ओके, लेकिन हाँ, मेरी यही चीज़ है यहाँ पे कि किसी तरह का अनफेयर एडवांटेज किसी भी कंपनी को नहीं मिलना चाहिए कि चलो जियो बहुत बड़ी है तो इसको सारा का सारा डेटा दे दिया जाए, ठीक है। उनके यूज़र्स का डेटा कंसेंट लेके कलेक्ट कर रहे हैं तो वो अलग चीज़ है, लेकिन चलो ठीक है, कभी और बात करेंगे इस चीज़ में। देन आते हैं हमारे एयरटेल से सुनील मित्तल जी, ठीक है। इनकी स्पीच मुझे काफ़ी अच्छी लगी, मतलब इन तीनों में से सबसे अच्छी मुझे यही लगी, है ना। क्योंकि मुझे देखो, टेलीकॉम मिनिस्टर को भी नहीं करा, इन तीनों में प्राइवेट टेलकोस के उनके कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट में है, उन्होंने काफ़ी अच्छी स्पीच दी थी, ठीक है, और कुछ पड़ा वड़ा भी नहीं था डायरेक्टली। सेकंड, इन्होंने डायरेक्टली स्पीच दी थी, काफ़ी अच्छी लगी मुझे। सबसे पहले इन्होंने बात करी कि $500 बिलियन तक के इक्विपमेंट जो है टेलीकॉम के, वो 2019 तक इंडिया में आते थे, लेकिन उसके बाद से मोदी जी ने रिफॉर्म्स वगैरह लाए, जैसे कि PLI, ट्रस्टेड सोर्सेज और ट्रस्टेड प्रोडक्ट्स की, जिसकी वजह से ये चीज़ें कम हो गई है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। और उन्होंने ये चीज़ मेंशन करी कि जो है ट्रस्टेड सोर्सेज और ट्रस्टेड प्रोडक्ट्स के नाम पे ना, जो अपनी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ टेलीकॉम है ना, वो हर चीज़ जो बाहर से आती है टेलीकॉम की, उसको टेस्ट करती है, उसके बाद ही अलाउड होती है कंपनीज़ कि वो अपने नेटवर्क्स हर जगह उसको यूज़ कर सके। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन एयरटेल का थोड़ा मेरे को ये अच्छा लगा कि ना, उन्होंने डायरेक्टली बता दिया, ऐसा नहीं कि जियो की तरह सब कुछ आत्मनिर्भर इंडिया में बन रहा है, लेकिन सब कुछ बाहर से इंपोर्ट हो रहा है, टेक्नोलॉजी वगैरह, ठीक है। एंड सेकेंडली, हर सोर्स, एलिमेंट और प्रोडक्ट जो कनेक्ट करता है ना इंडिया के नेटवर्क को, ठीक है, वो सारा खतरनाक तरीके की टेस्टिंग से होके ही इंडिया में आता है, इससे डेटा लीक वगैरह की समस्या ना हो, मतलब सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स कड़क हो, इसकी वजह से, ठीक है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा उनकी प्रेस रिलीज़ में, क्योंकि बाकी किसी ने मेंशन नहीं किया। जियो वाले तो आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर करते रहते हैं, ठीक है, ठीक है। वर्ड काफ़ी अच्छा है, इनिशिएटिव काफ़ी अच्छा है, चीज़ें काफ़ी अच्छी हो रही है, लेकिन उस वर्ड को झूठ तरीके से बोलना ये सही नहीं है, मैं इतना ही कह रहा हूँ। क्योंकि एयरटेल को मैंने इसलिए किया क्योंकि एम्ब्रेस करते हैं वो लोग बोलते हैं इस चीज़ के बारे में, ठीक है। सुनील मित्तल सर ने काफ़ी अच्छी स्पीच दी इसी वजह से, ठीक है।
एंड सेकेंडली उन्होंने कहा जो हमारी मेन चीज़ है, अगले 12 से 18 महीनों के बीच में के अंदर, ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से 2027 के बीच में अंत तक जो है देश के हर एक पार्ट में, हर एक कॉर्नर में 5G आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा मिसलीडिंग स्टेटमेंट है क्योंकि आगे उन्होंने एक चीज़ बात करी, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट जो उन्होंने बात करी वो ये है कि टेरेस्ट्रियल सर्विस मतलब मोबाइल टावर्स, मोबाइल टेलीकॉम कंपनीज जो है ना, जो ज़मीन पर रह के काम करती है, उनके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है किसी भी देश की हर पार्ट को कवर करने में। जैसे समंदर ले लो, इसी के साथ साथ जंगल ले लो, या फिर प्लेन में आसमान का एरिया ले लो, कुछ भी ले लो, तो वो टेलीकॉम कंपनीज कवर नहीं कर सकती सारी। मैं भी मानता हूँ इम्पॉसिबल हो जाता है लगभग। इसी वजह से पहले हमारे पास सेटेलाइट्स थी 2G, जैसे वीसैट कहते थे, ठीक है, वो 2G की स्पीड देती थी। अब क्योंकि LEO यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट के नेटवर्क्स आ चुके हैं जो कि 4G की स्पीड्स और काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी दे देते हैं, इसकी वजह से जो इंडिया के अनकवर्ड, मतलब इंडिया का ओवरऑल बता रहा हूँ, लेकिन एयरटेल के हिसाब से इंडिया का उन्होंने कहा था तो इंडिया बता रहा हूँ। तो जिन लोगों को कवरेज नहीं मिली है अभी तक उनको मिल जाएगी। अब देखो स्टैट्स क्या थे, उन्होंने ये कहा कि 95% जो पॉपुलेशन है वो कवर हो चुकी है इंडिया की नेटवर्क से, ठीक है, टेलीकॉम नेटवर्क से। लेकिन जो 95% कवरेज में रहने वाले लोग हैं ना, वो 75% जगहों पे रहते हैं, ठीक है। मतलब ये समझ लो 95% लोगों को इंटरनेट की सुविधा मिल गई, लेकिन ये 75% इंडिया में रहते थे। बाकी 75% में से माइनस कर दो, कितने हुए, 25% बच गए, ठीक है, एरियाज़। तो 25% एरियाज़ में बाकी के 5% लोग रहते हैं, समझ रहे हो। तो उन 25% एरियाज़ को कवर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है इन टेलकोस के लिए, ठीक है। अब चाहे वो पहाड़ वाला एरिया ले लो, जंगल ले लो, गाँव का बहुत अंदर डीप वाला हिस्सा ले लो, तो उनको सिर्फ सेटेलाइट से कनेक्ट किया जा सकता है। और सेटेलाइट्स के थ्रू SMS, वॉइस, डेटा जैसे 4G 5G में करते हो ना, वैसे ही किया जा सकता है। देखो अब इसका मैं यहाँ पे क्लियरली समझाता हूँ, उनके पास थोड़ा टाइम कम होता है इसलिए वो नहीं समझा पाते। सेटेलाइट से कनेक्शन का ये मतलब नहीं है कि फ़ोन डायरेक्ट सेटेलाइट से कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ऐसा कोई गाँव है बहुत दूर है, जंगल के अंदर है, फाइबर कभी जा ही नहीं सकती, माइक्रोवेव काम ही नहीं कर सकता वहाँ पर, ठीक है। माइक्रोवेव मतलब जो टावर से टावर पर कनेक्ट होता है लिंक। अगर ऐसी जगह है ना, तो वो टावर जो है सेटेलाइट के थ्रू, लो अर्थ ऑर्बिट वाली सेटेलाइट्स के थ्रू वो डिश से कनेक्ट हो जाएगा। उसका जो एंटेना आता है, ठीक है, जैसे स्टारलिंक काम करता है उस तरह से कनेक्ट हो जाएगा सेटेलाइट से टावर, काफ़ी अच्छी बैंडविड्थ मिल जाएगी। एंड वो टावर उस एरिया को पूरा कवर कर देगा, ठीक है। जो भी 3, 4, 5 जो भी किलोमीटर्स आप अपने हिसाब से सोच लेना, उस एरिया को इस तरह से कवर कर देगा। क्योंकि माइक्रोवेव का लिंक नहीं आ सकता था वहाँ पर कभी, और फाइबर तो कभी भी नहीं आ सकता था, मतलब एटलीस्ट कुछ सालों तक। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी, ठीक है। और इसी के बाद यहाँ पे उन्होंने एक ऐसी चीज़ बोली जो कि पूरे दुनिया भर में डिबेट में चल रही है, और मेरा तो सिंपल सा यहाँ पे एक लॉजिक है इस चीज़ के पीछे, है ना, मेरा क्या ओपिनियन है। बाकी ITU मतलब इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो है, वो मतलब एक स्टैंडर्ड सेट कर देती है सारी टेलीकॉम्स का, ऐसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, ठीक है। किस तरह से जो सैटेलाइट है वो ट्रेडिशनल टेलीकॉम ऑपरेटर जो ग्राउंड पे रहते हैं, मतलब उनके साथ एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है। ये तो आपको पता चल गया, टेलकोस जो है वो सर्व कर देते हैं। बाकी विलेज वगैरह एरियाज़ में हम सैटेलाइट्स की बात कर रहे हैं, तो किस तरह से काम करेगी। तो उन्होंने ये कहा कि सैटेलाइट जो प्रोवाइडर, जैसे स्टारलिंक का बेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अब वो किस तरह से एग्जिस्ट करेंगे टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ। सबसे पहले जियो का भी यही मानना है, एंड एयरटेल का भी है। तो उससे पहले मैं बता देता हूँ, जो पूरे दुनिया भर में टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है कनेक्ट करने में, ठीक है, ये उनका स्टेटमेंट था। अब जो जियो और एयरटेल इस डिबेट में बिल्कुल साथ हैं, ठीक है, वो ये है कि जिस तरह से टेलीकॉम ऑपरेटर्स को सारी चीज़ें करनी पड़ती है, उसी तरह से सैटेलाइट ऑपरेटर्स को भी ये करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले तो सैटेलाइट सर्विस अगर उन्हें हर जगह पहुंचानी है इंटरनेट और बाकी सारी चीज़ों के लिए, तो USOF मतलब यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फ़ंड होता है, और जो डायरेक्टली वो खुद के पैसों से भी कर लेते हैं जगह जगह पर पहुंचाने का। ये जो है इनकी सारी एम्बिशंस पूरी कर पाएंगे। और साथ ही साथ जो अर्बन एरिया, शहर के एरिया में है ना, जहाँ पे वहाँ पे भी प्रीमियम सैटेलाइट कनेक्टिविटी सर्विसेज चाहिए। मान लो किसी को फाइबर नहीं चाहिए होता है, ऐसे US में बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे लोग स्टारलिंक लेते हैं जबकि फाइबर वगैरह सब अवेलेबल है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा रिलायबल होता है, ये कह सकते हो। क्योंकि ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आती है, इसमें देखो हर एक टेक्नोलॉजी का अलग अलग रिलायबिलिटी पॉइंट होता है। कभी फाइबर कट हो जाए, ठीक है, तो उसके बाद जो है वायरलेस नेटवर्क ही काम करते हैं, लेकिन वायरलेस लिंक डाउन हो जाए तो क्या पता फाइबर काम करे, ठीक है। तो सारी अलग चीज़ें होती है, उसके बारे में ज़्यादा डीप में नहीं कहूँगा। तो सुनील भारती मित्तल जी का ये कहना है कि जो सैटेलाइट प्लेयर्स हैं ना, उनको भी लाइसेंस लेना पड़ेगा टेलीकॉम ट्रेडिशनल जो ऑपरेटर्स होते हैं उनके तरह। इसी के साथ साथ जो है लाइसेंस फ़ीस देनी पड़ेगी, और नेटवर्क्स भी सिक्योर बनाने पड़ेंगे टेलकोस की तरह, ठीक है। ये नेटवर्क सिक्योरिटी की काफ़ी अच्छी बात है, और नेटवर्क लाइसेंस का पैसा देना पड़ेगा। और यही चीज़ है, ग्लोबल स्केल में होना चाहिए। उन्होंने कहा इंडिया से शुरुआत करेंगे और हमारा एग्जाम्पल लेके पूरी दुनिया में ये चीज़ होनी चाहिए। तो इसके लिए मेरे पास एक ओपिनियन है अपना।
तो मेरा टेक ये है, उससे पहले मैं एलॉन मस्क का टेक दे देता हूँ, ठीक है। अभी रिसेंटली 19 घंटे पहले किसी ने ट्वीट करके पूछा था, जैसे बताया था रिलायंस जियो जो है वो ये इस तरह से काम करने के लिए इसके फेवर में कि स्पेक्ट्रम का ऑक्शन होना चाहिए। तो एलॉन मस्क ने इसका रिप्लाई दिया, दैट वुड बी अनप्रेसिडेंटेड एज द स्पेक्ट्रम वॉज लॉन्ग डेजिग्नेटेड बाय ITU एज शेयर्ड स्पेक्ट्रम फॉर सैटेलाइट्स। इसका मतलब ये कि वो ये कह रहे थे कि यार ये गलत चीज़ सेट करता है, मतलब गलत एग्जाम्पल सेट करता है बाकी देशों के लिए भी, क्योंकि ये जो स्पेक्ट्रम है वो ITU यानी कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन की तरफ से पहले से ही डेजिग्नेट कर दिया गया था जो है शेयर्ड स्पेक्ट्रम होगा सैटेलाइट्स के लिए। अब इसका क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। ITU ने पहले से ये डिसाइड कर रखा था कि जो भी स्पेक्ट्रम मिलेगा ना सैटेलाइट्स को, वो जितने प्रोवाइडर्स होंगे उनमें डिवाइड कर दिया जाएगा फ्री में, इस तरह का कोई ऑक्शनिंग प्रोसेस नहीं होगी। लेकिन वहीं पर इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो है वो एयरटेल और जियो दोनों इस चीज़ को फेवर कर रहे हैं कि इसका भी स्पेक्ट्रम ऑक्शन होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि यार ये प्रेसिडेंट तो चलो सारी चीज़ें सही है, लेकिन ये टेलीकॉम कंपनीज तो हमेशा खुद को ही फेवर करेंगी। देखो फर्स्ट सबसे पहले ये चीज़ है, एयरटेल वही कंपनी, पहले मैं इसकी चीज़ें बताता हूँ उसके बाद अपना बताऊँगा। एयरटेल वही कंपनी है जो कि कहती है कि व्हाट्सएप और बाकी मैसेजिंग ऐप्स को है ना रेगुलेट करना चाहिए, इनको भी गवर्नमेंट के अंदर लाना चाहिए, जिससे जो भी सारे रेगुलेशंस वगैरह है ना वो इन पे भी लागू होगी। अब इसका क्या मतलब है सीधा है समझो, ठीक है। आपके जैसे टेलीकॉम ऑपरेटर्स OTP वगैरह आता है उनमें, ठीक है, आपके फ़ोन में SMS आता है, उसी तरह से जो SMS व्हाट्सएप वगैरह कभी इसमें भी आ जाता है ना काफ़ी सारी ऐप्स में, तो उसमें पैसा लगता नहीं है किसी का भी, ठीक है। कंपनीज़ को भी फ़ायदा जो SMS भेज रही है, मतलब जो मैसेज भेज रही है OTP का, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान होता है उसमें टेलीकॉम ऑपरेटर्स का। वो कैसे? क्योंकि हर SMS का वो चार्ज करते हैं जो SMS भेज रहा है उससे। अब क्योंकि SMS OTP उनके पास नहीं आ रहा, उसकी वजह से उनको दिक्कत होती है रेवेन्यूज़ में। तो इसकी वजह से उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि इनको रेगुलेट करना चाहिए, व्हाट्सएप वगैरह वालों से भी पैसे लेने चाहिए, और मतलब मैसेजिंग ऐप्स जो टेलीग्राम है, मैसेंजर है, सारे इस तरह के ऐप्स हैं, इनसे पैसे लेने चाहिए, ठीक है। ये सबसे पहले गलत है, इससे सारी फ्रीडम छिन जाएगी। कल को मान लो व्हाट्सएप वगैरह रेगुलेट हो जाता है, उन पर पैसे लगने लग जाते हैं उनके, तो एट द एंड कस्टमर से ही वसूलेगी, फिर आपको पता है किस तरह से होगा। टेलकोस तो यही चाहते हैं ना यार, उनका रेवेन्यू बढ़े, बाकी भाड़ में जाए कस्टमर्स, क्या होगा उनके साथ। लेकिन हाँ, दिखने में ऐसा लगना चाहिए PR की चीज़ों से कि हम सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं सारी चीज़ें। काहे की सिक्योरिटी यार, व्हाट्सएप इनके आउटडेटेड SMS वाले स्टैंडर्ड से काफ़ी ज़्यादा आगे होता है इंक्रिप्शन और बाकी सारी चीज़ों के मामले में। ओके, सेकंड चीज़, ये वही कंपनी है जो कहती है OTT प्लेयर्स को कि हम तो यार तुम लोग हमारा डेटा बैंडविड्थ यूज़ करते हो, उसके तुम हमको पैसे दो, और जो कि सारी वो OTT कंपनीज आप पे ही पास ऑन करेंगी। नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन अगर 200 रुपये का पर मंथ ले रहे हो तो 250-300 हो जाएगा। सबसे पहले एक चीज़ समझ नहीं आती, तुम इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो नेटवर्क्स पे, ठीक है, सारी चीज़ें कर रहे हो, लोगों से रिचार्ज का पैसा ले रहे हो, उसमें फिक्स अमाउंट ऑफ डेटा दे रहे हो, उसमें भी तुम कह रहे हो कि जो डेटा लोग यूज़ करेंगे ना, उस डेटा का पैसा हमें OTT, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, हॉटस्टार वगैरह इन सारी कंपनीज से उसका पैसा लेंगे नेटवर्क कैरेज फीस के नाम पर। यार ये तो सही है यार, कस्टमर से पैसा लो, ऑपरेटर से पैसा, मतलब OTT प्लेयर से पैसा लो, कम्युनिकेशन ऐप से पैसा लो, सबसे पैसा ले लो टेलकोज, लेकिन कस्टमर को सर्विस दो मत अच्छे से। हमेशा उनकी जो भी उनके क्वेरी है, नेटवर्क से दिक्कतें हैं, उनको सॉल्व मत करो, उनको बस एक ही जवाब दो, हमारी कैपेसिटी फुल हो चुकी है। तो इसके बारे में बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ पहले भी, तो इस पर मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, ठीक है। लेकिन आप समझ जाओ ये टेलकोज किस हद तक गिर सकते हैं, ठीक है। नाम दे देंगे देश की सिक्योरिटी का, सिक्योरिटी सारे लोग रखते हैं यार, बस ये है कि तुम लोग रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, एंड सेकेंडली इसके बाद जो है मेन चीज़ तो ये है ना यार, 4G 5G में जो इन्वेस्टमेंट करी है वो इतनी मिल नहीं पाएगी, क्योंकि अगर रेवेन्यू यहाँ से भी नहीं मिलेगा, OTT प्लेयर से, SMS प्लेयर से, सारे मतलब मैसेजिंग प्लेयर से, सबसे लेना है ना रेवेन्यू, वरना यार एयर फाइबर ये सारी जो है इस पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो कहाँ से रिकूप कर पाएंगे। सेकेंडली जो मेरा पॉइंट है यार ऐसे सैटेलाइट को लेके, देखो सबसे पहले अगर सैटेलाइट वाले गवर्नमेंट, मतलब पूरे दुनिया में तो ऐसा कहीं नहीं है, ठीक है, और अगर इंडियन गवर्नमेंट ऐसा कर देती है, सबसे ख़राब चीज़ यही होगी कि यार इंडिया के लिए प्रेसिडेंट सही नहीं बैठेगा, मतलब बाकी देश जिस तरह से देखेंगे इंडिया को वो सही नहीं होगा। सबसे पहले स्टारलिंक वगैरह किसी का भी एग्जांपल ले लेते हैं, देखो इनको सैटेलाइट्स भेजने में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा आता है, आपको पता है हर सैटेलाइट कितनी महंगी होती है, रॉकेट भेजने का कितना पैसा लगता है, सारी चीज़ें मिला के जो ट्रेडिशनल टेलकोज हैं उनसे तो ज़्यादा ही इन्वेस्टमेंट लगती है शुरू में ही, ठीक है। एंड मेंटेनिंग और सारी चीज़ें करने में, ठीक है, बहुत सारे लोग बोलेंगे एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन जैसे अगर मान लो उनकी सैटेलाइट की एक लिमिटेड लाइफ होती है, लियो से वो गिर के फिर बर्न हो जाती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में आके, वो होने के बाद पूरी की पूरी सैटेलाइट की कॉस्ट जीरो हो गई आपकी, ठीक है। इतनी बड़ी कॉस्ट ला के सैटेलाइट भेज रहे हो, कई सालों की उनकी लाइफ होती है, उसके बाद डिस्ट्रॉय हो जाती है वो आके। तो यार सबसे पहले तो फिक्स है कि यार यहाँ पे लॉस होना ही है, मतलब सैटेलाइट का, इसी की वजह से बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो जाती है चीज़ों की, वो नहीं समझ रहे, ठीक है। और दूसरी चीज़ यार, इसी में इतना पैसा लग रहा है तो कहाँ वो स्पेक्ट्रम की फ़ीस भरेंगे, फिर लोकल लॉ से सारी चीज़ें करेंगे। देखो मैं ये नहीं कह रहा ऐसा नहीं करना चाहिए, सिक्योरिटी हमारी भी ज़रूरी है, लेकिन
यार टेलकोस पता है सारी चीज़ें चाहते हैं कि सब उनके अंडर आ जाए। जैसे भारती एयरटेल के सुनील मित्तल का स्टेटमेंट देखा ना कि टेलकोस ही सारी चीज़ों को आगे लेके जाएंगे, तो ये गलत है यार। फ्रीडम होनी चाहिए कि बाहर से स्टारलिंक आ रहा है ना, तो अपने हिसाब से प्लान सेट करेगा, सारी चीज़ें सेट करेगा, उससे किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये लोग चाहते हैं सारे इनके अंडर आ जाए, सब इनको पैसा दे दे, कस्टमर भी इनको पैसा दे और ये लोग उस पैसे को काट के उन कंपनीज़ को दे। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ सही नहीं है। उन बेचारों का वैसे इतना रेवेन्यू नहीं होता सेटेलाइट प्रोवाइडर्स का, ठीक है, उसमें बहुत सारा पैसा लग जाता है सेटेलाइट्स को बनाने और ऊपर भेजने में, उनको मेंटेन करने में। उसमें से भी स्पेक्ट्रम अगर वो खरीदने बैठेंगे ना, तो कोई वायबल बचेगा ही नहीं बिजनेस। और ये तो ये चाहते हैं यार, जियो का अपना खुद का सैटेलाइट का बिजनेस है, एयरटेल ने वन वेब को अक्वायर कर लिया है, तो ये लोग चाहते हैं बाहर से कैसे आए एंट्रेंट्स, स्टारलिंक वगैरह आ ही नहीं सकता है, क्योंकि वो आएंगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा पूरा सेक्टर। तो इसलिए तो मैं इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। सेट और बहुत सारे लोग इंडस्ट्री में अगेंस्ट हैं, इलॉन मस्क ने भी ये चीज़ कही है, और मैं तो बिल्कुल शुरू से ही इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ कि नहीं होना चाहिए यार सेटेलाइट स्पेक्ट्रम का ऑक्शन। हर चीज़ को ऑक्शन करवा देंगे यार ये लोग, तो हर चीज़ पर लिमिट लगा देंगे, OTT में लगा देंगे, मैसेजिंग ऐप्स व्हाट्सएप टेलीग्राम मैसेंजर हो इन सब में लगा देंगे, और सारा का सारा रेवेन्यू यूज़र से लेंगे, प्राइसेस बढ़ाते रहेंगे, रिचार्ज की सर्विस कुछ देंगे नहीं, फिर लास्ट में कहेंगे हमारा नेटवर्क कंजेस्ट हो गया है, हमें और रेवेन्यू चाहिए। तो ये मेरा टेक था, आपका क्या है बता सकते हो, ठीक है। एंड इसी के साथ ही अगर यार इतना ईजीली सेटेलाइट सर्विसेज काम करने लगी बिना स्पेक्ट्रम के, ठीक है, और इन टेलकोस को कॉम्पिटिशन देने लगी, तो इनका फाइबर का, एयर फाइबर का, 4G 5G का रेवेन्यू कहाँ से आएगा यार? फिर तो कोई फाइबर लगवाएगा ही नहीं। मतलब ठीक है, बहुत थोड़ा महंगा पड़ता है सेटेलाइट वाला, थोड़ा क्या बहुत ही पड़ता है, लेकिन कॉस्ट को कम डाउन किया जा सकता है, मतलब मतलब नीचे लाया जा सकता है चीज़ें करके, ठीक है। बहुत सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूटेड देके, मान लो एक सेटेलाइट की डिश लग गई, उससे 5-6 घर कनेक्ट हो गए, तो उससे कॉस्ट को कम किया जा सकता है। लेकिन फिर वही बात है, ये सारी चीज़ें हो गई तो इन टेलकोस का पैसा कहाँ जाएगा? इसी वजह से सारी घुमा फिरा के एट द एंड यही बात आ जाती है, ठीक है। और इन्होंने यही कहा वापस से कि एयरटेल इंडिया का पहला एंटी स्पैम नेटवर्क है, जो कि SMS को आपको अलर्ट कर देता है, स्पैम SMS आता है तो पहले ही लिख के कि एयरटेल ने इस SMS को पढ़ लिया, ये स्पैम है। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मेरे को इनिशिएटिव। लेकिन बहुत सारे लोगों ने, यूज़र्स ने भी कंप्लेंट किया, मैंने भी देखा कि यार पहले SMS नहीं आते थे स्पैम वाले, ये एक बार सर्विस इनेबल होने के बाद एयरटेल का पहले लिखा आता है, एयरटेल ने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये स्पैम है, इसके बाद वो SMS आता है। तो यार मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि यार सेल्फ प्रमोशन के लिए तो नहीं, कि जिनके पहले स्पैम कोई आता भी नहीं था मैसेज वगैरह, उसको तुम इस तरह से आइडेंटिफाई कर रहे हो। कॉल में काफ़ी अच्छा काम किया है उन्होंने, लेकिन बहुत सारी कॉल्स ब्लॉक नहीं हो रही, लेकिन फिर भी SMS में ऐसा लगा मुझे और बहुत सारे लोगों को कि जो पहले SMS स्पैम के आते नहीं थे ना, वो अब आने लगे। उसमें एयरटेल का टैग भी आता है साथ में कि एयरटेल ने आइडेंटिफाई कर लिया इसको, तो थोड़ा सेल्फ प्रमोशन भी हो सकता है, ठीक है। एंड हाँ, एयरटेल में मैं इसलिए शुरू से भरोसा नहीं करता, आपको सारी टैक्टिक्स मालूम है, चेकआउट कर सकते हो एयरटेल की वीडियो चैनल पे। ये वही कंपनी जो कि है ना ग्रीन 5G, ग्रीन नेटवर्क्स के नाम पे रात को 4G और 5G बंद कर देती है बहुत सारे टावर्स पे, ये कह के कि यूज़र्स यूज़ नहीं करते ज़्यादा। लेकिन यार हर यूज़र ने बराबर पैसा दिया है, कोई यूज़ कर रहा हो, मतलब यार ये तो अलग से टॉपिक है, कभी वीडियो बना के बताऊंगा, रिसेंटली शुरू किया है। आपका नियरेस्ट टावर होगा, उसमें से 4G के कैरियर एग्रीगेशन के कुछ बैंड्स बंद कर देंगे, 5G कम्प्लीटली बंद कर देंगे, ठीक है। अगर आपको कैरियर एग्रीगेशन चाहिए तो कोई दूर की साइट पर कनेक्ट होगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़र्स होंगे, तो यार ठीक है, कॉस्ट सेविंग की तरफ से सही है। लेकिन ना हर यूज़र बराबर पैसे देता है ना, ठीक है, कोई कम पैसे भी देता होगा, उसको डेटा वगैरह वैलिडिटी चीज़ें कम देते हो, लेकिन एक तरह से हर यूज़र बराबर पैसे दे रहा है। तुम ये क्यों कर रहे हो कि रात को साइट्स बंद कर देते हो? किसी को रात को यूज़ करना हो, कुछ भी करना हो, तो वो तो चला जाता है ना। चलो ये तो किसी और अलग से वीडियो बना के बात करूँगा, ठीक है। अब ग्रीन 5G वगैरह ये तो सारे चलो सारे नाम है कॉस्ट सेविंग के। तो 3 टेलकोस का मैंने बता दिया, चौथा BSNL भी बता दिया। मोदी जी ने बहुत लंबी स्पीच दी थी, इसके बाद लास्ट में आके उन्होंने यही कहा कि यार टेलकोस वगैरह किस तरह से अच्छा काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें वो मैं मेंशन नहीं करूँगा वीडियो में, मैंने क्लिप्स नहीं डाली बीच में, ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी प्रेजेंटेशन पे फोकस करता हूँ, ठीक है। हाइलाइट्स में मैंने पहले आपको सारी चीज़ें बता दी। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। थोड़ा सा रश में हो क्योंकि बैटरी कम थी उसमें, तो मेरे को जल्दी से रिकॉर्ड करना था, उसके बाद मेरे को डालनी भी आज ये वीडियो। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, फैमिली का ध्यान रखना। और हाँ गाइस, बहुत सारे मिस्टेक्स हुए होंगे इस वीडियो में, जल्दबाजी में बोलने की वजह से, थोड़ा सा माफ़ करना। सरकमस्टेंसेस ने आज बिल्कुल भी साथ नहीं दिया, बहुत सारे मतलब इंटरवेंशन होती रही बीच बीच में, तो वीडियो में ट्रिम्स भी देखने को मिलेंगे काफ़ी ज़्यादा आपको, उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट वीडियोस जो है काफ़ी सही तरीके से बनाने का ट्राई करूँगा। ये थोड़ी रश में बनाई थी आज वीडियो में, आपने देख ही लिया होगा, सॉरी इसके लिए। और इस उलिये के बाद अलग से बिल्कुल प्लेन उलिये में मिलूंगा शायद इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो के बाद, क्योंकि वो पहले से ही शेड्यूल होकर अपलोड हो चुकी है। मैं मिलता हूँ, तो ठीक है, ये बोल दिया, चलो बाय गाइस।